तो चलिए दोस्तों, आज 14 जून है और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, हम जल्द से जल्द आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में पहले गैस इंसुलेटेड विद्युत सब स्टेशन का संचालन शुरू हो गया है? तो ये हुआ है करनाल के अंदर। हरियाणा के पहले गैस इंसुलेटेड विद्युत सब स्टेशन का संचालन आज से शहर के जाटन गेट पर केंद्र सरकार की विकास योजना एकीकृत शक्ति के तहत शुरू किया गया है। 2 फीडर शुक्रवार को 11 kV नोवेली सड़क और 11 kV मीरा घाटी से जोड़े गए हैं और 2 फीडर 11 kV श्यामनगर और 11 kV चांद सराय शनिवार को ये जोड़े गए। इसमें अधिकतम 10 फीडर जोड़े जा सकते हैं, जो कि करीब 11,500 उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति प्रदान कर सकेंगे। पारंपरिक 33 kV सब स्टेशंस को 4 करोड़ रुपए की बजाय 11.6 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। इसके बाद है, झज्जर जिले के गांव ढाकला में कितने एकड़ भूमि पर धान के अलावा दूसरी फसल की खेती की गई? तो ये की गई है 3,445 एकड़ में। कल मैंने आपको बताया था कि झज्जर का कौन सा गाँव है जहाँ पर किसानों ने फैसला लिया गया है कि अब हम धान को छोड़कर दूसरी फसल बोएंगे, तो वो ढाकला गांव है। आज हम पढ़ रहे हैं कि कितने किसानों ने यहाँ पर जो ये धान के अलावा दूसरी खेती करने का फैसला लिया है। तो ये 3,445 एकड़ में किसानों ने इसका फैसला किया है। झज्जर में गांव ढाकला के किसानों ने इस बार सामूहिक रूप से अपने गाँव की 3,445 एकड़ भूमि में धान की खेती नहीं करने का निर्णय लिया है, जबकि बीते वर्ष गाँव के 3,000 एकड़ रकबे में धान लगाई गई थी। इस बार तो 2 किसानों ने स्वयं अपनी फसल भी नष्ट कर दी। कम पानी वाली फसल अपनाने की पहल भी की गई है। गांव के किसानों का मानना है कि धान में पानी की अधिक खपत से फसल की लागत तो बढ़ती ही है, साथ ही भूजल का भी अधिक दोहन होता है, जबकि अन्य फसलों में कम लागत होने व सरकार की प्रोत्साहन राशि से पैसा और पानी दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव डाकला के किसानों के द्वारा किए गए इस निर्णय की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी की है। उन्होंने कहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर बीते वर्ष मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई थी, वह योजना साकार होती नजर आ रही है। इसके बाद है, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स कोटा प्राप्त करने वाली भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणा तंवर। फोटो में देख सकते हैं, यही है अरुणा तंवर और टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ये मेडल प्राप्त किया है। अरुणा इस समय महिलाओं की अंडर 49 श्रेणी में दुनिया की 4थे नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 5 बार की राष्ट्रीय चैंपियन अरुणा पिछले 4 साल में एशियाई पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप और विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा जिन जिन खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया है और वो किस किस खेल में खेलेंगे, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, बॉक्सिंग में विकास कृष्ण, मनीष कौशिक, पूजा रानी, अमित पंघाल शामिल होंगे, जबकि शूटिंग के अंदर अभिषेक वर्मा, यशवनी सिंह देसवाल, मनु भाकर और संजीव राजपूत होंगे। कुश्ती में विनेश फोगाट, अंशु, दीपक पूनिया, सोनम, रवि कुमार, सीमा, बजरंग और सुमित शामिल होंगे। एथलेटिक्स में राहुल, संदीप कुमार, नीरज चोपड़ा शामिल होंगे। इसी प्रकार पैरा ओलंपिक्स के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी अरुणा, जिसके बारे में हमने बात कर ली है, बैडमिंटन में तरुण और शूटिंग में मनीष शामिल होंगे। इसके बाद है, हरियाणा में केंद्र ने एम्बुलेंस पर मौजूदा 28% कर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये किया गया है अब 12%। इसके बाद है, 1976 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के द्वारा नामित वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी हरभगवन सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हुआ है 93 वर्ष की उम्र में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही हैं चौधरी हरभगवन सिंह और इनका जन्म 22 फरवरी 1928 को हुआ था और 11 जून 2021 को इनका निधन हो गया। ये 93 साल के थे। हरियाणा में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण की कितनी परियोजनाओं को सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है? तो ये मिली है 15 परियोजनाओं को। हरियाणा सरकार ने किसानों और छोटे उद्यमियों को फायदा पहुंचाने की मंशा से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार ने कोल्ड चेन बनाने और पैकेजिंग सुविधाओं वाली इंडस्ट्री लगाने वाले छोटे उद्यमियों को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। अभी तक 195 करोड़ रुपए से अधिक की 15 परियोजनाओं को सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसमें 28 करोड़ रुपए का सरकारी अनुदान और 165 करोड़ रुपए की निजी भागीदारी शामिल है।
खाद्य प्रसंस्करण की इन परियोजनाओं से राज्य के 8,000 किसानों को लाभ होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही करीब 2,000 लोगों के लिए रोजगार मुहैया होने की संभावना भी तलाशी जा रही है। इसके बाद है हरियाणा में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए किस संस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है SCERT को। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का काम शुरू हो गया है। NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की तरफ से इसको लेकर देश के सभी राज्यों को अपने अपने राज्य का पाठ्यक्रम ढांचा यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश की बात करें तो NCERT की तरफ से SCERT यानी कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान राज्य परिषद प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम को ये जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश में तैयार पाठ्यक्रम को SCERT के जरिए बाद में NCERT को भेजा जाएगा। इसमें करीब 1 साल का समय लग जाएगा। ड्राफ्ट तैयार करने के दौरान शैक्षणिक कार्य से जुड़े लोगों के अलावा NGO, शिक्षण संस्थाएं, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, सरपंच, पंच आदि करीब 3,000 लोगों से सर्वे फार्म भरवाकर उनकी भी राय इसके ऊपर ली जाएगी। उनकी राय को ड्राफ्ट के अंदर रखा जाएगा। इसके बाद है हरियाणा के सभी गांवों को कितने महीनों में लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये किया जाएगा 3 महीनों के अंदर अंदर। सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द ही 3 महीनों के अंदर हरियाणा के सभी गाँवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया जाएगा। हरियाणा में 3 महीने के भीतर सभी गाँवों को लाल डोरा से मुक्त करने की तैयारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा विवाद खत्म करने के लिए करनाल क्षेत्र के अंदर 20 स्थानों पर 15 जुलाई तक पिल्लर भी लगा दिए जाएंगे। तो आज की हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा संस्कृत अकादमी ने किसे संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान के लिए चुना है। तो इसका राइट आंसर था B and C यानी कि डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय और डॉक्टर जगदीश प्रकाश सोमवाल को। हरियाणा संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के लिए संस्कृत के साहित्यकारों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। अकादमी के निदेशक डॉक्टर निदेश शास्त्री ने बताया कि वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जो कि चंडीगढ़ से हैं तथा वर्ष 2018 के लिए डॉक्टर जगदीश प्रसाद सेमवाल जो कि जीरकपुर से हैं, इनको संस्कृत साहित्य अलंकार से सम्मान के लिए चुना गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में किसे पद्म विद्या पुस्तक पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, जोगिंदर कुमार, राजेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार या फिर महावीर कुमार। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।